नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, सिद्धू के रवैये से हाई कमान खफा, विवादास्पद सलाहकार हटाने को कहा। क्या राष्ट्रपति यूपी में बीजेपी के चुनाव प्रचार पर हैं? सपा ने उठाया सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सत्ताधारी दल का पक्ष लेती है पुलिस, ये ट्रेंड खतरनाक। मेडिकल में सवर्ण आरक्षण को मद्रास हाई कोर्ट ने रोका, केंद्र को दी नसीहत। डीयू के पाठ्यक्रम से महाश्वेता देवी की द्रौपदी कहानी हटाने पर विवाद। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। चंद हफ्ते पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने वाला हाईकमान अब उनके खिलाफ सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। वो सिद्धू से खफा है, ये बात भी उसने साफ कर दी है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने एनडीटीवी के साथ बातचीत में कहा कि सिद्धू के सलाहकारों के बयान पर पार्टी को सख्त आपत्ति है और जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। उन्होंने कहा कि इन सलाहकारों को पार्टी की राय से नहीं बनाया गया है और हमें इनकी ज़रूरत भी नहीं है। रावत ने और सख्त होते हुए कहा कि सिद्धू को इन सलाहकारों को हटा देना चाहिए और ज़रूरत पड़ी तो वे इन्हें हटाने के निर्देश भी देंगे। सिद्धू ने हाल में 4 सलाहकार नियुक्त किए थे, लेकिन इनमें से 2 सलाहकारों मलविंदर सिंह माली और प्यारे लाल गर्ग के विवादित बयानों ने पार्टी को मुसीबत में डाल दिया है। माली ने कुछ दिन पहले एक फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि कश्मीर कश्मीरियों का देश है, भारत और पाकिस्तान ने इसको अवैध तरीके से कब्जे में ले लिया है। तो साफ है कि सिद्धू को उनका मनचाहा पद दे देने के बाद भी वो और उनके समर्थक लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं जिनसे विवाद खड़ा हो रहा है और आला कमान के लिए धर्म संकट की स्थिति भी है। सिद्धू एंड कंपनी कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमले कर रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह उलटकर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और सिद्धू ना कोई मर्यादा का पालन कर रहे हैं, ना ही लोग कोई लक्ष्मण रेखा का ध्यान रख रहे हैं। ऐसे में अब ऐसी स्थिति आ गई है कि आला कमान को कुछ ना कुछ करना है और फाइनली कल ये एक मैसेज दे दिया गया था कि अगला चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और उसके बाद हरीश रावत ने अब दूसरे संदेश भी, सख्त संदेश आला कमान के दे दिए हैं और वो ये कि उनको अपने सलाहकार हटाने पड़ेंगे और अगर वो नहीं ऐसा करते हैं तो फिर आला कमान ये काम करेगा। सिद्धू को ये मैसेज समझना चाहिए। अगर इसके बाद भी वो नहीं सुधरते हैं, नहीं बदलते हैं तो पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ी होंगी और हो सकता है आला कमान को और भी सख्त रवैया अपनाने के लिए बाध्य होना पड़े। सिद्धू जो कुछ कर रहे हैं उससे पार्टी की फजीहत हो रही है, प्रदेश में पार्टी बदनाम हो रही है, क्योंकि अमरिंदर सिंह बहुत ही कहना चाहिए शालीनता से अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने सिद्धू के साथ तू मैं वो नहीं उलझे हैं, लेकिन सिद्धू बगैर उनको सम्मान दिए और बगैर पार्टी के डेकोरम का, अनुशासन का पालन किए कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो ये एक चेतावनी ज़रूरी थी सिद्धू को हाईकमान से दिए जाने की। इससे अमरिंदर सिंह को भी लगेगा कि हाईकमान एक तरफा झुका हुआ नहीं है, वो सिद्धू को कुछ भी करने और कहने की आज़ादी नहीं दे रहा है। और चूंकि ये चुनाव अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में लड़ा जाना है तो उनकी प्रतिष्ठा, उनकी गरिमा को बनाए रखना ही पार्टी के हित में भी है और ये सिद्धू समझ नहीं रहे हैं। शायद सिद्धू को ये लगता है कि चुनाव के पहले ही वो इस तरह का माहौल बना देंगे कि हाईकमान मुख्यमंत्री बदलने के लिए बाध्य हो जाएगा और उन्हें मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया जाएगा। अगर ऐसा है तो फिर ये कांग्रेस के लिए भी इस तरह का सोच बहुत ही विनाशकारी साबित हो सकता है। तो हाईकमान ने जो फैसला किया है, जो संदेश दिए हैं, उसके मतलब समझना चाहिए। सिद्धू को अगर नहीं समझते हैं तो ये पार्टी के लिए दिक्कत होगी, आला कमान के लिए दिक्कत होगी और विधानसभा चुनाव में जो होगा वो भी कोई अच्छा नतीजा नहीं हो सकता है। अगली खबर लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की उत्तर प्रदेश यात्रा विवादों से घिर गई है। उनकी यात्रा को लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को निशाने पर ले लिया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके पवन पांडे ने बीजेपी पर राष्ट्रपति के दौरे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी यात्रा करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन भाजपा राष्ट्रपति की यात्रा से राजनीतिक लाभ हासिल करने की कोशिश कर रही है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये राष्ट्रपति द्वारा की जा रही यात्रा की तरह नहीं है, बल्कि ये एक बीजेपी नेता की यात्रा जैसी लग रही है। बता दें, पिछले 2 महीनों में राष्ट्रपति की ये दूसरी उत्तर प्रदेश यात्रा है। राष्ट्रपति ने अपनी 4 दिवसीय यात्रा की शुरुआत लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के साथ की है। इसके अलावा वे इन 4 दिनों में गोरखपुर और अयोध्या का दौरा भी करेंगे। सबसे आकर्षण का केंद्र दौरे के आखिरी दिन यानी 29 अगस्त को होने वाली उनकी अयोध्या यात्रा है, जब वो ट्रेन से अयोध्या पहुंचेंगे। इस दौरान वे अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे और विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। तो लगातार उत्तर प्रदेश जाना, लंबे समय के लिए रहना और अयोध्या की यात्रा करना, ये तमाम चीज़ें हैं जो राष्ट्रपति के एजेंडे को सार्वजनिक करती हैं कि राष्ट्रपति एक राष्ट्रपति के तौर पर उत्तर प्रदेश की यात्राएं नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो एक तरह से बीजेपी के नेता के रूप में राष्ट्रपति होते हुए व्यवहार कर रहे हैं और बीजेपी के फायदे के लिए अपना कार्यक्रम बना रहे हैं। बार बार वहाँ जाकर इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की जो सरकार है वो अच्छा काम कर रही है, बीजेपी के शासन में राज्य बेहतर कर रहा है और उनकी बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन चुनाव के ठीक पहले करने जा रहे हैं। ये ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति कोविंद किसी दूसरे प्रदेश में इतनी जल्दी और इतने लंबे समय के लिए नहीं गए हैं और ना ही उन्होंने उन राज्यों का दौरा किया है जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं। तो ये बहुत स्पष्ट है कि राष्ट्रपति कोविंद किस एजेंडे के तहत बार बार उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। तो जो सपा नेता पवन पांडे ने जो प्रश्न उठाए हैं वो अपनी जगह पर बहुत ही दुरुस्त लगते हैं, बहुत ही जायज़ लगते हैं और इन पर विचार किया जाना चाहिए कि राष्ट्रपति पद की गरिमा को भी क्या इस तरह से चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा, चुनाव में भुनाया जाएगा, राष्ट्रपति पद को भी भुनाया जाएगा, राष्ट्रपति को भी चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया जाएगा। बीजेपी हर तरह की चीज़ों को इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अभी तक ये पद बाकी रह गया था, बचा रह गया था कि राष्ट्रपति चूंकि पूरे देश का एक ऐसे संवैधानिक पद पर बैठा है, उसकी अपनी गरिमा होती है, वो राजनीति से बाहर रहता है और चुनावी राजनीति से तो बिल्कुल भी बाहर रहता है। लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी व्यवहार कर रही है उसमें कुछ भी संभव है और हम ये संभव होते हुए देख भी रहे हैं। अगली खबर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस के अफसर सत्ता में बैठे राजनीतिक दलों का पक्ष लेते हैं। अदालत ने कहा कि इस तरह का चलन परेशान करने वाला है। प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना ने कहा, ऐसे पुलिस अफसर जो सत्ता में बैठे राजनीतिक दल की गुड बुक में बने रहना चाहते हैं, वे ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं और अपने राजनीतिक विरोधियों का उत्पीड़न करते हैं। रमन्ना ने कहा कि पुलिस के अफसरों को कानून के मुताबिक ही काम करना चाहिए। अदालत ने ये बातें छत्तीसगढ़ पुलिस के एक IPS अफसर गुरजिंदर पाल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कही। इस अफसर को सस्पेंड कर दिया गया था और उन पर राजद्रोह का मुकदमा भी ठोक दिया गया है। अफसर पर यह आरोप भी लगाया गया था कि उन्होंने आय से अधिक संपत्ति जमा की है। गुरजिंदर ने अपने खिलाफ दर्ज केस को रद्द करने की मांग की है। उनका आरोप है कि राज्य की कांग्रेस सरकार उनके पीछे पड़ी है, क्योंकि उन्हें इससे पिछली बीजेपी भाजपा की सरकार का करीबी माना जाता था। तो गुरजिंदर बीजेपी सरकार में एक महत्वपूर्ण नौकरशाह होते थे, पुलिस अफसर होते थे और बीजेपी के इशारों पर, सरकार के इशारों पर विपक्षी नेताओं पर भी प्रहार करते थे, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते थे। तो ये एक जो प्रतिशोधात्मक कार्रवाई चलती रहती है सरकार दर सरकार, उसका मामला है और उन पर करप्शन के भी आरोप लगे, तो उनकी जांच भी हो रही है और उन पर ये मुकदमे भी दायर किए जा रहे हैं। हो सकता है कि छत्तीसगढ़ सरकार भी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, दरअसल केवल गुरजिंदर सिंह तक मामला यह सीमित नहीं है। पूरे देश को अगर आप देखें तो किस तरह से पुलिस और ब्यूरोक्रेसी दोनों सरकार के द्वारा गलत इस्तेमाल की जा रही हैं। विभिन्न प्रदेशों में आप उत्तर प्रदेश देख लें, मध्य प्रदेश देख लें और केंद्र सरकार को देख लें, जहां पर CBI, ED वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल ऐसे हो रहा है जैसे वो पार्टी की ही एक शाखाएं हों, उस तरह से उनका इस्तेमाल हो रहा है। तो विभिन्न सरकारें, पहले की सरकारें भी करती रही हैं, लेकिन इतना बेशर्मी से कभी नहीं हुआ जितना केंद्र की बीजेपी सरकार कर रही। तो उत्तर
छत्तीसगढ़ में जो राज्य सरकार कर रही है, बघेल की सरकार कर रही है, उसे भी बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता। खासतौर से राजद्रोह का मुकदमा करना तो कतई समझ में नहीं आता है, लेकिन ये उसको पूरे परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का इशारा बड़े स्तर पर तो केंद्र सरकार की तरफ है, जो सबसे ज़्यादा दुरुपयोग कर रही है और सबसे ज़्यादा अफसर दुरुपयोग होने के लिए वहाँ तैयार बैठे हैं। अगली, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि बिना सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के केंद्र सरकार 10% सवर्ण आरक्षण नहीं दे सकती है। अदालत ने ये बात ऑल इंडिया कोटा मेडिकल सीटों में आरक्षण को लेकर कही है। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और जस्टिस पीडी आदि केसाउलू ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से 29 जुलाई को जारी किया गया नोटिफिकेशन केवल SC 15%, ST 7.5% और OBC 27% के लिए मान्य था। केंद्र सरकार ने 29 जुलाई को ऐलान किया था कि मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में अब अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को 10% आरक्षण मिलेगा। इन वर्गों को यह आरक्षण ऑल इंडिया कोटा स्कीम के तहत स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दिया जाएगा। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में अलग से दिए गए सवर्ण आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना लागू नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस बात पर रोक लगाई हुई है कि आरक्षण किसी भी सूरत में 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसलिए केंद्र सरकार को मेडिकल सीटों के ऑल इंडिया कोटा में 10% आरक्षण को लागू करने से पहले शीर्ष अदालत की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो 27% OBC का जो कोटा है वो लागू करते हुए सरकार ने सवर्णों को भी खुश करने के लिए 10% जो EWS का कोटा है वो भी लागू कर दिया। इकोनॉमिक जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, वीक सेक्शन है, उनके लिए भी लागू कर दिया, जो कि नहीं लागू किया जाना चाहिए, ऐसा मद्रास हाई कोर्ट का कहना है। क्योंकि 50% की सीलिंग है, 50% की सीलिंग के तहत जो रिजर्वेशन दे सकते थे आपको वो देना चाहिए था। और अगर 10% का लागू करना है तो पहले सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लीजिए, अगर वहाँ से अनुमति मिल जाती है तब आप जाइए। मद्रास हाई कोर्ट भली भांति जानता है कि ये सुप्रीम कोर्ट की अनुमति नहीं मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही 50% की सीलिंग लगाई हुई है। या अगर वो अनुमति देती है, एक बार देता है सुप्रीम कोर्ट, तो फिर ये एक नया सिलसिला खड़ा हो जाएगा और फिर बार बार ये सीलिंग बढ़ानी पड़ेगी। तो ये पेच फंसा हुआ है और ये मद्रास हाई कोर्ट का फैसला अपने आप में बहुत ही सही है, क्योंकि इस मामले में क्लैरिटी भी आनी चाहिए और केंद्र सरकार की मनमानी भी नहीं चलनी चाहिए। अगली खबर लेते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम से महाश्वेता देवी की कहानी द्रौपदी को हटाने से विवाद खड़ा हो गया है। एकेडमिक काउंसिल की बैठक में इसके 15 सदस्यों ने ओवरसाइट कमेटी और उसके कामकाज के खिलाफ एक असहमति का नोट दिया है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सदस्यों का कहना है कि ओवरसाइट कमेटी ने पहले 2 दलित लेखकों बामा और सुखर थारनी को हटाने का फैसला किया और उनकी जगह ऊंची जाति की लेखिका रमाबाई को लगा दिया। अब महाश्वेता देवी की कहानी को हटाए जाने पर विरोध करने वालों ने आरोप लगाया है कि इसके पीछे कोई एकेडमिक तर्क भी नहीं दिया गया है। हटाया किस लिए गया है ये भी ठीक से बताया नहीं गया। विरोध करने वाले एकेडमिक काउंसिल के सदस्यों ने कहा कि द्रौपदी को दिल्ली विश्वविद्यालय में 1999 से पढ़ाया जा रहा है, इसे विश्वविद्यालय में यूं ही नहीं पढ़ाया जा रहा था। इस कहानी में ऐसी खास बातें हैं जो महिलाओं को खुद से लड़ने के लिए प्रोत्साहित तो करती ही हैं, एक पितृसत्तात्मक समाज को संदेश भी देती हैं। बता दें कि कहानी में द्रौपदी महजन रॉबिन हुड जैसी शख्सियत हैं। द्रौपदी के साथ सरकारी अधिकारी के आदेश पर बलात्कार किए जाते हैं और जब बाद में वही अधिकारी उससे शरीर ढकने को कहते हैं तो वो उनके सामने अपने नग्न होकर अपने कूल्हे पर हाथ रखकर खड़े होती है और कहती है, यहाँ कोई आदमी नहीं है जिससे मुझे शर्म आनी चाहिए। कुल मिलाकर ये कहानी पुरुष अत्याचार के खिलाफ एक महिला के तनकर खड़े होने की है, सत्ता के खिलाफ महिला के तनकर खड़े होने की है, जिसको हटाने पर बवाल हो रहा है। बहुत जायज़ है, ये बवाल होना भी चाहिए, क्योंकि मुद्दा ये है कि पहले दलित लेखकों की कहानियाँ हटाई गई, उनको बाहर किया गया, उनकी जगह ऊंची जाति के लगाया गया, और अब महाश्वेता देवी जो कि एक आदिवासी महिला को केंद्र में रखकर ये कहानी लिखती हैं और जो 1999 से पढ़ाई जा रही है, उसको हटाने के लिए ये मामला होता है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुन चुन कर
दलित लेख को हटाया जाता है, ऐसी कहानियों को हटाया जाता है जो प्रगतिशील कहानियां हैं, जो लोगों को नए मूल्यों की तरफ आगे बढ़ाती हैं, आधुनिक मूल्यों से जोड़ती हैं, स्त्री के बारे में नए सिरे से सोचने को प्रेरित करती हैं कि स्त्री के साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए, उसका शोषण, उसका दमन नहीं होना चाहिए, उसके साथ गैर बराबरी का व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम जो इस तरह के जीवन मूल्य हैं, आधुनिक जीवन मूल्य हैं, ये इनको रोकने वाले कौन हैं? जाहिर है कि ये ब्राह्मणवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी सोच वाली, मानसिकता वाली सरकार है, वैसा ही प्रशासन है, ऊपर से निर्देश आए होंगे और उन्हीं के आधार पर ये हो रहा होगा। ये बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि ये जो संघ परिवार की मानसिकता है वो अब एक एक विश्वविद्यालय और उनके पाठ्यक्रमों में हमें देखने को मिल रही है। ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है, ये पीछे ले जाने वाला ट्रेंड है, ये आगे बढ़ाने वाला ट्रेंड नहीं है। ये ब्राह्मणवादी सत्ता को काबिज करने, थोपने, मजबूत करने की एक कोशिश है। ये पितृसत्तात्मक सत्ता को मजबूत करने की कोशिश है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा और आप इस वीडियो को न केवल पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, बल्कि बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।